हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ब्लू पेंसिल के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अपवाह तंत्र। तो अगर मैं बात करता हूँ अपवाह तंत्र की, देखो जब भी कोई नदी बहती है, समझ लो ये कोई नदी बह रही है और नदी में जो आके छोटी नदियाँ मिलती हैं उनको बोलते हैं उनकी सहायक नदियाँ। तो ये कोई भी नदी है और इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो इन नदियों के अंदर क्या बहता है? पानी। तो किसी भी नदी एवं उसकी सहायक नदियों के अंदर जो पानी बहने की जो प्रक्रिया है उससे तो अपन क्या बोलते हैं? अपवाह बोलते हैं। और देखो जैसे ये वाली कोई नदी है, आपको दिख रही होगी यहाँ पे, ये कोई नदी है, इसके अंदर क्या बह रहा है? पानी बह रहा है। तो नदी के अंदर पानी को बहना तो क्या हो जाएगा? अपवाह। और ये देखो इसमें कई सारी जो ट्रिब्यूटरी मिल रही है जिसे अपन सहायक नदियाँ बोलते हैं, इसके द्वारा क्या बन रही है? एक अपन को संरचना दिख रही है पूरी, देखो सारी सहायक नदियां हैं। ये जो संरचना अपन को दिख रही है, जो आकृति दिख रही है, उससे अपन क्या बोलते हैं? अपवाह तंत्र बोलते हैं। तो देखो जैसे यहाँ पे अपन को अब जो ये आकृति कैसे दिख रही है? जाल रूपी आकृति दिख रही है। तो अपन क्या बोल देंगे, जो ये वाली नदी है इसका जो अपवाह तंत्र वो कैसा है? जाल रूपी है। अब अपन देखते हैं अपवाह तंत्र कितने प्रकार का होता है या कौन कौन से अपवाह तंत्र होते हैं। तो देखो अगर मैं बात करता हूँ अपवाह तंत्र के, तो वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो अपनी एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर जो अपवाह तंत्र बताए गए हैं मैं उनको कवर करने की कोशिश करूंगा। तो देखो जो अपनी एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर अपवाह तंत्र के 4 प्रकार बताए गए हैं। एक बताया गया है वृक्षाकार, एक अपने बताया गया अरीय या अपकेंद्रीय, एक बताया गया अभिकेंद्रीय, एक बताया गया है अपने जालीनुमा। अब इनका एग्जैक्ट क्या मीनिंग होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ वृक्षाकार की, तो इसमें जो नदी और की सहायक नदियों को अगर अपन ऊपर से देखेंगे या उनका एरियल व्यू लेंगे तो अपन को एक पेड़ की तरह वो दिखाई देंगे। जैसे समझ लो ये वाली कोई नदी है, ये मुख्य नदी है और ये इसकी क्या है? सहायक नदियाँ। अगर मैं इनको ध्यान से देखता हूँ तो मुझे ये वृक्ष के आकार की कुछ नदियों की तरह आकृति इनकी दिखाई देती है। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो अपवाह तंत्र वो किस प्रकार का है? अपने वृक्षाकार है। इसी प्रकार से एक अपवाह तंत्र आता है अरीय या अपकेंद्रीय। तो देखो इसका क्या मतलब है? अपकेंद्रीय का मतलब होता है केंद्र से दूर जाना। अब कई बार क्या होता है, कई सारी नदियां एक ही बिंदु से निकलती है। तो देखो ये क्या हो गया? एक बिंदु, इससे बहुत सारी नदियां दूर जा रही है। तो इसका मतलब ऐसा जो कोई भी अपवाह तंत्र होगा उसे अपन क्या बोलेंगे? अपकेंद्रीय। अब इसका कोई उदाहरण है क्या जिससे अपन इजीली इसको समझ सके? हाँ, इसका उदाहरण है अमरकंटक की पहाड़ी। आपने नाम सुना होगा भारत के अंदर, जिससे समझ लो ये भारत का मैप है। ये अपने गुजरात हो गया, ये अपने पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे अपने विंध्याचल सीरीज है और विंध्याचल सीरीज का जो एंडिंग पॉइंट है वहां पे अपने एक पहाड़ी है जिसका नाम है अमरकंटक। अब अमरकंटक पहाड़ी से 3 नदियां निकलती है। अगर मैं बात करता हूँ बंगाल की साइड, तो वहां से निकलती है सोन नदी। अगर मैं दक्षिण की साइड बात करता हूँ तो वहां पर जाती है अपने महानदी, बंगाल की तरफ सोन नदी। और अपने अरब सागर की तरफ भी एक नदी बहती है जिसका नाम है नर्मदा। तो मैं देख सकता हूँ इस बिंदु से 3 नदियां निकल रही है और तीनों एक दूसरे से दूर जा रही है। तो इसका मतलब ये केंद्र से क्या हो रही है? दूर जा रही है। इसलिए ऐसा कोई भी जो अपवाह तंत्र है उससे अपन क्या बोलते हैं? अपकेंद्रीय। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा? अमरकंटक की पहाड़ी। और इनसे कौन कौन सी नदियां निकलती है वो बता देता हूँ। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, सनम नेम से, सोन, नर्मदा और माही, महानदी, सॉरी, ठीक है। तो ये हो गया अपना अपकेंद्रीय। अब मैं बात करता हूँ अभिकेंद्रीय। अब का मतलब तो क्या हो गया? केंद्र से दूर की जाना। तो अभिकेंद्रीय का मतलब क्या हो जाएगा? वो सारी नदियां एक ही बिंदु के अंदर आकर गिरेगी। अब ऐसा कोई उदाहरण है क्या? हाँ, ऐसा भी उदाहरण है। जैसे अपने सांबर झील है, आपने सुना होगा सांबर झील के अंदर बहुत सारी नदियां आकर क्या गिरती है? इसके अंदर आकर गिरती है। जैसे रूपनगढ़ है, अपने मेंथा नदी है, ये मेंढा नदी है, ये सारी नदियां क्या होती है? एक ही बिंदु पर आकर मिलती है और सांबर झील का क्या करती है? निर्माण करती है। इसका मतलब एक ही केंद्र बिंदु की ओर आ रही है। इसलिए ऐसा जो नदी तंत्र है उसे अपन क्या बोलते हैं? अभिकेंद्रीय नदी तंत्र बोलते हैं। और अपने जो भी एग्जाम होते हैं इसमें कई बार डायरेक्टली पूछते हैं राजस्थान के अंदर अभिकेंद्रीय अपवाह तंत्र का उदाहरण क्या है? तो उसका अपना आंसर क्या हो जाएगा? सांबर झील। अभी ये एक अपने अपवाह तंत्र और बचा है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जिसका नाम है जालीनुमा। अब जालीनुमा का मतलब कुछ नहीं है, देखो ये एक हो गई, इसके अंदर मास्टर रिवर जो मुख्य नदी है, और उसके अंदर जो भी नदियां मिलेगी वो उसको एग्जैक्ट समकोण के ऊपर मिलेगी। तो देखो ये इसके ऊपर 90 डिग्री के एंगल के ऊपर मिल रही है, ये भी 90 डिग्री के एंगल पे मिल रही है, ये भी 90 डिग्री के एंगल के ऊपर मिल रही है,
और उनके अंदर भी जो भी ये नदियां मिल रही है वो भी कितने एंगल पे मिल रही है, 90 डिग्री। तो ये पूरा एक जो जहानुमा संरचना बन रही है उसे अपन क्या बोलते हैं, जालीनुमा अपवाह तंत्र। अब इसका कोई उदाहरण है क्या, जो भी हिमालय से निकलने वाली नदियां मोस्टली, जैसे अपने गंगा हुई, यमुना हुई, ये मुख्य रूप से अगर इनको अपन ऊपर से देखते हैं तो हम उनको जालीनुमा संरचना या जालीनुमा अपवाह तंत्र बनाए हुए दिखती है। तो अपवाह तंत्र के बारे में अपन को इतना ही ध्यान रखना है। अब कुछ और टर्मिनोलॉजी, कुछ और शब्द आते हैं अपवाह तंत्र के अंदर, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, जैसा कई बार एक वर्ड आता रहता है अपवाह तंत्र के अंदर, एक नाम आता है जल ग्रहण क्षेत्र, एक आता है जल संभर जिसे अपन क्या बोलते हैं, वाटर शेड। कई बार अपन जो भी योजनाएं पढ़ते हैं उनके अंदर भी ये नाम आता है कि वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो ये एग्जैक्ट वाटर शेड होता क्या है, या जो जल संभर है, जल ग्रहण क्षेत्र है, ये क्या है, इनका मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, इसको समझने के लिए आपको ये वाला डायग्राम समझना पड़ेगा। सपोज करो ये कोई नदी है जो कहाँ पे, किसी महासागर के अंदर क्या हो रही है, गिर रही है, और ये उसकी क्या, बहुत सारी सहायक नदियां हैं। तो ये वाली इनकी भी ये बहुत सारी सहायक नदियां हैं। अब ये सहायक नदियां जिस क्षेत्र के अंदर से पानी लेकर आती है, मतलब ये वाला जो पूरा एरिया है जहां जहां से पानी लेकर आती है, इस पूरे क्षेत्र को अपन क्या बोलते हैं, जलग्रहण क्षेत्र बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, जलग्रहण क्षेत्र। और इसी को अपन क्या बोलते हैं, जल संभर। यानी कि जो जल ग्रहण क्षेत्र है और जो जल संभर है वो एक ही चीज है। तो फिर इनमें दोनों में क्या डिफरेंस है वो बता देता हूँ। देखो, जब भी किसी बड़ी नदी की बात होगी, जैसे अगर मैं बात करता हूँ अपने नील नदी है, या जो अपने अमेजन नदी है जो साउथ अमेरिका के अंदर फॉलो बहती है, तो ये जो बड़ी नदियों के लिए जब भी अपन बात करेंगे, वो जिस क्षेत्र में बहती है या जिस क्षेत्र से पानी लेके आती है, उसे तो अपन क्या बोल देंगे, जल ग्रहण क्षेत्र। अगर कोई मैं छोटी नदी की बात करता हूँ तो जल ग्रहण क्षेत्र को अपन क्या बोलते हैं, जल संभर या वाटर शेड बोलते हैं। तो सिंपल सा क्या मतलब गया, बड़ी नदी जिस जिस क्षेत्र से पानी लेके आती है उस क्षेत्र को अपन क्या बोल देंगे, कैचमेंट एरिया या जल ग्रहण बोल देंगे। और जब भी अपन की छोटी नदी की बात करेंगे तो जल ग्रहण क्षेत्र को अपन क्या बोल देंगे, वाटर शेड बोल देंगे। अब एक वर्ड और बचा है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि एक वर्ड आता है अपने जल विभाजक, जिससे अपन क्या बोलते हैं, वाटर डिवाइड। अब ये क्या होता है, ये क्या पानी को बांटता क्या है, हाँ एग्जैक्टली यही काम करता है। जो भी सपोज करो आप, ये कोई पहाड़ी इलाका है, एक नदी ये वाली है, इसकी ये सहायक नदियां बहुत सारी है यहाँ पे बह रही है, और एक नदी इधर की तरफ बह रही है। तो देखो, ये जो पहाड़ वाला क्षेत्र है ये क्या कर रहा है, इन दोनों नदियों को क्या कर रहा है, अलग अलग कर रहा है। ये इस नदी का पूरा जो अपने जलग्रहण क्षेत्र, ये दूसरी नदी का जलग्रहण क्षेत्र, इन दोनों को क्या कर रहा है, बांट रहा है। तो ये बांटने का काम करने वाले जो संरचना है, इसे अपन क्या बोलते हैं, जल विभाजक बोलते हैं। अब इस जल विभाजक के कुछ उदाहरण है क्या, हाँ वो भी है, अरावली हो गया, हिमालय हो गया, विंध्याचल हो गया, ये सब क्या करते हैं, जल विभाजक का काम करते हैं। अब अरावली कैसे जल विभाजक हो गई वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये अपने क्या है, राजस्थान का मैप हो गया, आपने देखा होगा अरावली अपने कुछ इस तरह से स्थित है। अब अरावली के इधर वाली जो नदियां है वो अरब सागर की ओर जाती है, और जो इधर नदियां बहती है वो कहाँ पे जाती है, अपने बंगाल की खाड़ी में। इसका मतलब जो अरावली है, इन्होंने क्या कर दिया, इधर वाली नदियों को और इधर वाली नदियों को क्या कर दिया, बांट दिया। इसलिए अपनी अरावली क्या है, जल विभाजक है। हिमालय भी अपना जल विभाजक है, क्योंकि हिमालय के इधर वाली अपनी जो नदियां हैं वो कहाँ पे है, बंगाल की खाड़ी में मोस्टली गिरती है। और हिमालय के जो उधर वाले जो चाइना के अंदर है, वो साउथ चाइना सी के अंदर गिरती है। विंध्याचल भी इसी तरह का क्या करता है, काम करता है। तो जो आज का अपना लेक्चर था वो बिल्कुल बेसिक कुछ टर्म्स हैं उनको समझाने के लिए था। थैंक यू फ्रेंड्स, जो भी हमारा वीडियोस देख रहे हैं उनसे मतलब रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब करें, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप सपोर्टिंग अस।